नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर राजलक्ष्मी अब उस यहाँ पर उन सारे ही हब्स को अब गर्म किए हुए उस बाउल में डाल देती है और उससे जैसे यहाँ पर गुलेरिया परिवार के सारे ही सदस्य अब उसे पानी की तरफ देखते हैं तो वो सब अब अपने सेंस में आने लगते हैं। अब सबको ही यहाँ पर अपनी अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपनी दोनों ही बहनों के साथ कितना ही बुरा किया है। अब यहाँ पर सिद्धांत अब आकाश और श्रेया को कहता है कि वो दोनों लंदन जाए और रेखा मूर्ति के घर से पर जाकर वो यहाँ वहाँ से आकाश और वहाँ से न अनिका और उसके तीनों ही बच्चों को यहाँ गुलेरिया हाउस में ले आए और साथ के साथ अब वो यहाँ पर अब वो ये भी कहता है कि हमें एक बार पेरिस में जाकर आलिशा से भी बात करनी चाहिए क्योंकि हमारी बहन पहली बार हमसे मिलने के लिए गुलेरिया हाउस में आई थी। इधर ये सभी अभी अपनी प्लानिंग कर रहे थे तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में राजमहल में कविन आलिशा के पास अनिका का मैसेज अब तक आ गया था कि वो राजमहल में आलिशा से मिलने के लिए आ रही है। यहाँ पर राजमहल के माहौल को समझते हुए ही अब कविन आलिशा ने अनिका को पीछे के रास्ते से आने के लिए कहा था कि वो पीछे के दरवाजे पर ही अनिका का वेट कर रही थी क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अनिका फ्रंट वाले दरवाजे से आए क्योंकि उसे किसी को भी उनके ऊपर किसी भी तरह का संदेह हो क्योंकि अभी परिस्थितियां बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसलिए कविन आलिशा ने ऐसा डिसीजन लिया था। इसलिए पीछे के दरवाजे पर आलिशा पहले ही चली गई थी और वहां पर वो उसका वेट कर रही थी। अनिका का वेट करते हुए आलिशा इधर उधर चक्कर काट रही थी और अब वो अपने मन में यही सोच रही थी कि अब तक तो अनिका यहाँ पर क्यों नहीं आई है क्योंकि अनिका ने तो बोला था वो राजमहल आ रही है। यहाँ आलिशा अभी अनिका के ही आने का वेट कर रही थी कि तभी अचानक से आलिशा को अपने पीछे से आवाज आती है, कैसी हैं आप रानी साहिबा। अब इस आवाज को सुनते ही तो आलिशा अब एकदम से जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अनिका की ही थी। अनिका को देखकर अब आलिशा हैरानी से कहती है, आप यहाँ पर कैसे आई, क्या आप उड़ कर आई हैं क्या। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अनिका स्माइल के साथ कहती है, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। और अब यहाँ पर अनिका की ये बात सुनते ही अब आलिशा अनिका को एक हक करते हुए ही कहती है, हमारे रूम में चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी देख सकता है इसलिए हम अपने रूम में ही चलकर बात करते हैं, लेकिन हाँ हमें सीक्रेट रास्ते से ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, ओके कोई बात नहीं, हम वहीं से ही चलते हैं। यहाँ आलिशा अब अनिका को सीक्रेट रास्ते से लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो दोनों कविन आलिशा के रूम में पहुंचती हैं तो वहां आने के बाद अब अनिका आलिशा के रूम में बनी हुई विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ उसके पास जाकर अब वो गार्डन का टॉप व्यू देख रही थी। तो वहीं आलिशा अब अनिका के पास आती है और अब वो अनिका से कहती है, क्या लेंगे आप, हम क्या मंगवा दें आपके लिए। आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, आलिशा कुछ भी नहीं क्योंकि मैं तो बस यहाँ पर तुमसे कुछ जानने के लिए आई थी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। अब अनिका की इस बात पर अब आलिशा कहती है, हाँ तो फिर पूछो ना, क्या पूछने के लिए आई हो। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, तुम जब गुलेरिया हाउस में दादाजी के रूम में गई थी तो क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा, मुझे बस उसी बारे में जानना है। अब अनिका की इस बात पर आलिशा कहती है कि
लेकिन मेरा भी अब एक सवाल है अनिका कि तुम इतनी पुरानी बात क्यों पूछ रही हैं। इस बात पर अब अनिका कहती है मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि वहाँ पर तुम्हें कुछ आवाजें आ रही थी, वहाँ पर कोई है। अब अनिका की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है हमारी बात का यकीन किसी ने भी नहीं किया था अनिका। आप यहाँ पर हमसे उस बात को जानने के लिए आई हैं। सच में अनिका, क्योंकि जब सबको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए था तब उन्होंने न तो किसी ने भी नहीं किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप बस उसी बात को जानने के लिए अभी रात को यहाँ पर आई हैं। लेकिन अनिका, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि तुमने मुझ पर इतना यकीन किया कि अब तुम उस बात को जानना चाहती हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर। अब यहाँ पर कविना आलिशा उसे बताती है कि उस दिन हम गुलेरिया हाउस के गार्डन में घूम रहे थे। प्रिंसेस आलिशा मालती से अपने हाथ के इशारे से कहती है कि हमें वो फूल चाहिए, क्योंकि ये बात जब की है जब आलिशा यहाँ पर 5 साल की थी और धनंजय उसे गुलेरिया हाउस में लेकर गए थे। अब आलिशा की इस बात पर मालती कहती है आप कोई और फूल ले लीजिए ना, वो क्या है ना कि ये राजीव सर के पसंदीदा फूल हैं। अगर मैं इन्हें तोड़ूंगी तो फिर अगर उन्हें पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। अब उनकी इस बात पर आलिशा कुछ भी नहीं कहती और वो बस 5 से 6 फूलों को तोड़ लेती है। उसकी इस हरकत पर तो वहां पर मौजूद माली तो बस वहां पर प्रिंसेस आलिशा को ही देख रहा था। या मालती अब उसे कहती है चलिए यहाँ से कुछ खा लीजिए। वो आलिशा को लेकर अब वहां से अंदर आ जाती है और उन्हें डाइनिंग टेबल की चेयर पर बिठा देती है और खुद अंदर जाकर आलिशा के लिए केक और बॉइल्ड एग लेकर आ जाती है। या आलिशा भी टेबल मैनर्स को फॉलो करते हुए ही ब्रेकफास्ट करने लगती है। आलिशा के टेबल मैनर्स देखकर तो वहां पर जितने भी स्टाफ थे वो सभी ही आलिशा की तारीफ कर रहे थे कि सच में एक इतनी छोटी सी बच्ची जो खुद 5 साल की है और वो इतने अच्छे मैनर से खाना खा रही है। वो लेकिन जितने भी स्टाफ मेंबर उसकी प्रशंसा कर रहे थे वो व्योमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए व्योमा अब जेलिसी से अपनी जगह से उठती है और उठकर अब वो आलिशा के पास आकर कहती है तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? मेरे पास ढेर सारी बार्बी डॉल है। अब यहाँ पर व्योमा की इस बात पर अब आलिशा कहती है ठीक है चलो मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ। यह आलिशा भी व्योमा के साथ जाने लगती है तो वहीं व्योमा आलिशा को वहां पर सीधा ही उससे बदला लेने के लिए उसे टॉप फ्लोर पर लेकर आती है। उसे पता था कि अगर शारदा आंटी उसके साथ नहीं है तो वो दादाजी के रूम की सफाई ही कर रही होगी। इसलिए उनके रूम के सामने जाकर व्योमा कहती है तुम इस रूम में जाकर छुप जाओ, मैं अपने टॉय लेकर बस वहीं पर ही आती हूँ। इधर व्योमा की इस बात पर आलिशा कहती है ठीक है लेकिन आप जल्दी आना। इधर आलिशा भी अभी बिना शारदा की नजर में आए हुए आलिशा उस कबर्ड के पास जाकर छुप जाती है और व्योमा वहां पर आलिशा को छोड़कर वहां से चली जाती है क्योंकि व्योमा जानती थी कि यहाँ पर आना किसी को भी अलाउड नहीं था और व्योमा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था क्योंकि वो जेलसी में जल भुन रही थी कि सभी को यहाँ पर आलिशा के ही मैनर इतने अच्छे क्यों लगे, उसके क्यों नहीं। और यहाँ शारदा भी इधर अपना काम करने के बाद दरवाजे को लॉक कर देती है। यहाँ आलिशा तो काफी वक्त से व्योमा का ही उस कमरे में वेट कर रही थी लेकिन वो नहीं आई थी। यहाँ आलिशा अब व्योमा का नाम लेकर दरवाजे के पास जाकर चिल्ला रही थी और वो दरवाजे को हाथ से पीट भी रही थी क्योंकि दरवाजा अब उससे खुल नहीं रहा था। जब आलिशा बार बार दरवाजे को खटखटा रही थी अंदर से तभी आलिशा के कानों में एक आवाज आती है कौन है मेरे रूम में जो मुझे सोने नहीं दे रहा है। अब ये आवाज सुनते ही तो आलिशा एकदम से कांप जाती है क्योंकि वहां पर कमरे में अंधेरा था और वो और भी डर जाती है और वो कहती है कौन बोल रहा है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कहते हुए ही अब वो फिर से आलिशा आवाज लगाने लग जाती है और अब वो आलिशा को आवाज आती है कि मैं भूत हूँ, अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गई ना तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा।
ये कहते हुए ही वो शख्स जोर जोर से डरावनी तरह से हंसने लगता है। इसलिए उस हंसी को सुनकर तो अब आलिशा का डर एकदम से ही बढ़ जाता है और अब वो उस रूम से इधर उधर भागने लगती है कि तभी अब उसके कानों में आवाज आती है कि मुझे यहाँ से निकालो, वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचोगी। यहाँ डर के मारे तो आलिशा का बुरा हाल हो गया था। इसलिए आलिशा उस कमरे से निकलने के लिए जब उसने देखा कि दरवाजा तो खुल नहीं रहा है, वो बालकनी में आ जाती है और बालकनी में आने के बाद वो कब रेलिंग के पास आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो बहुत ही डरी हुई थी। वो बस वहां से कैसे भी करके निकलना चाहती थी। वो पहले से ही डरी हुई थी कि तभी उसके कानों में फिर से अब वो डरावनी हंसने की आवाज आती है और उस आवाज को सुनते ही तो आलिशा भागने की कोशिश में सीधे नीचे ही गिर जाती है और उसके हाथ रेलिंग को गिरते गिरते पकड़ लेते हैं और वो वहां से रेलिंग से लटकते हुए ही चिल्लाने लगती है। इधर अपने ख्यालों से कविन आलिशा तब बाहर आती है जब अनिका ने उसे आवाज दी थी और अनिका ने, क्योंकि आलिशा ये बताते हुए अभी भी आलिशा के पूरे ही शरीर में मानो पसीना सा आया हुआ था, इसलिए अनिका पानी का गिलास सामने रखे हुए पानी के गिलास को उठाती है और कहती है, ये पानी लो आलिशा, तुम ठीक तो हो ना। अब अनिका के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए आलिशा अब उस सारे ही पानी को एक घूंट में ही पी जाती है। तो वहीं अनिका अब सामने रखे हुए टिश्यू बॉक्स से कुछ टिश्यू पेपर निकाल कर अब वो आलिशा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आलिशा ये लो, पहले अपने माथे का पसीना पूछ लो। अनिका के हाथ से अब टिश्यू को लेकर आलिशा अब अपने पसीने को पोंछकर अनिका से कहती है, आपको भी हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि मेरी बात पर ना तो पहले किसी को यकीन हुआ था और ना ही उस दिन जब मैं दोबारा से गुलेरिया हाउस में गई थी। आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, मैंने ऐसा कब कहा आलिशा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अरे तुम इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अभी जो भी कुछ तुमने कहा, तुम्हारे हर एक लफ्ज पर मुझे भरोसा है, क्योंकि तुम झूठ नहीं कह रही हो। अगर ऐसा होता भी तो इस तरह से तुम्हारे पूरे के पूरे चेहरे पर पसीना नहीं आया हुआ होता। यानी का और कविन आलिशा अभी दोनों एक दूसरे से ही बातें कर रहे थे। तभी अब किसी ने कविन आलिशा के रूम के दरवाजे को नोक किया। अब दरवाजे की नोक की आवाज को सुनते ही आलिशा कहती है, अनिका आप अभी छुप जाइए, मैं देखती हूँ कि बाहर कौन है। आलिशा की ये बात सुनते ही अनिका बेहाम में अपना सिर हिलाती है और अब वो कबर्ड के पास जाकर वहां पर छुप जाती है। तो वहीं कविन आलिशा अभी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है, अभी अपने रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और दरवाजे को खोलकर देखती है तो वहां पर बड़ी रानी आई हुई थी। बड़ी रानी को दरवाजे पर देखकर अब यहाँ पर कविन आलिशा कहती है, माँ आप यहाँ, आप अंदर आइए। अब आलिशा की ये बात सुनते ही बड़ी रानी अंदर आ जाती है तो कविन आलिशा अब अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। अब ये देखकर बड़ी रानी कहती है, क्या हुआ आलिशा, सब ठीक तो है ना। अब बड़ी रानी की इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, हाँ माँ सब ठीक है। वैसे आप हमें ये बताइए कि आपकी लंदन की ट्रिप कैसी रही। कविन आलिशा की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है कि वो ट्रिप तो बहुत ही अच्छी थी। वैसे हम अनिका से मिलकर हैरान हो गए थे। उसे देखकर तो हमें एक मिनट भी नहीं लगा कि वो अनिका नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा है। वैसे हमारा मन तो था कि हम अनिका से मिले, वो खुद को अकेला ना समझे। इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है कि आप अभी अनिका से मिल लीजिए। अनिका ने कहा ही था कि तभी अब उनकी बातों को सुनकर अनिका अब खुद ब खुद यहाँ पर बड़ी रानी के सामने आ जाती है। अनिका को इस तरह से देखकर तो बड़ी रानी एकदम से ही अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो अनिका के पास जाकर अब उसे एकदम से ही हक कर लेती है और अब वो अनिका से कहती है, आप यहाँ कैसे, एनीवे कैसी हैं आप। अब बड़ी रानी की इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं ठीक हूँ बड़ी रानी, आप कैसी हैं। अब इस बात पर बड़ी रानी कहती है, हम भी बिल्कुल ठीक है और अब आपको देख लिया है तो हम अब और भी अच्छे हो गए हैं,
क्योंकि हम तो लंदन ही इसीलिए गए थे कि हम आपसे मिल सकें, लेकिन उस समय हम आपसे मिल नहीं पाए। लेकिन अब इस समय आपको यहाँ पर देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है, हम बता भी नहीं सकते। बस किंग को भी देख लेते तो बहुत ही अच्छा लगता। वैसे हम मिले थे रिया से वहाँ पर। बड़ी रानी की इस बात पर अब अनिका कहती है, मुझे पता नहीं चला कि आप कब यहाँ आ गई। यहाँ पर अनिका अब इनसे बात कर ही रही थी, लेकिन अभी उसके दिमाग में तो अब यही चल रहा था कि वो अब कैसे कैसे उस गुलेरिया हाउस में बने अपने दादाजी के रूम में जाए। क्योंकि अनिका को अब इस रात से पर्दा हटाना था कि अगर आलिशा ये सब कह रही है तो जरूर जरूर वहाँ पर कोई तो कोई है, लेकिन वहाँ पर कोई कौन है, वो अब कैसे गुलेरिया हाउस में जाए ताकि उसे इस राज के बारे में पता चले। इधर दूसरी तरफ बिमेश्वरी गांव में बूढ़ी अम्मा अब उस मंदिर के पीछे आ जाती है, तो वहीं उनके पीछा करते हुए ही वो चारों के चारों वो सभी भी वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक शिवलिंग बना हुआ है और कुछ दूर तक चलने के बाद वहां पर एक तालाब भी है। वो सभी अब जैसे ही उस तालाब के पास पहुंचते हैं तो वहां का पानी देखकर तो वो एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। राजीव गुलेरिया तो यहाँ पर बड़ी ही हैरानी से उस पानी को देख रहा था और वो बूढ़ी अम्मा से कहता है, इस पानी का सोर्स कहाँ से है, मेरा मतलब है ये पानी कहाँ से आ रहा है। अब राजीव की इस बात पर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, ये तो शिव का चमत्कार है। बड़ी अम्मा की इस बात पर राजीव कहता है, ये कोई आपके शिव का चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान का आविष्कार है। मेरे ख्याल से इस पानी में कोई केमिकल मिला हुआ है। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया अब उस पानी के सोर्स को ढूंढने में लग जाता है कि आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है। तो वहीं वो बूढ़ी अम्मा अब उन लोगों को गुस्से से घूर रही थी, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी तरफ से जब कोई भी बात कह रहे थे तो उनकी बात को सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। इधर बड़ी अम्मा को इस तरह से गुस्से में देखकर अब महेंद्र पीरामल अब धनंजय से फिर से कहते हैं, भाई कुछ करो, इससे पहले कि ये अम्मा हमें गुस्से में कच्चा ना जब आ जाए। क्योंकि पता नहीं हम जैसे ही कुछ भी बोलते हैं ये फिर से गुस्से से अपनी इन छोटी छोटी आंखों से हम सभी को ही देखने लगती है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन राजीव की बात भी तो सही है, क्योंकि ये पानी कोई नॉर्मल पानी तो नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, हम इनसे कहते हैं कि ये कविन अनंता के बारे में हमें कुछ और बताए, जिससे कि वो हमें बताने में लग जाएगी और राजीव अपने काम में लगा रहेगा, ताकि हमें भी तो पता चल जाए कि क्या कविन अनंता ही आयशा की माँ है। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, लेकिन भाई ये कैसे हो सकता है, अगर हमारी बात सच हुई ना भाई, अगर तुम्हारी बात सच हुई ना भाई तो आयशा मारवा हमारी बहन बन जाएगी। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल गुस्से से भी यहाँ पर महेंद्र को ही देखते हैं, तो वहीं अब करण गुलेरिया की तो अभी एकदम से ही हंसी छूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर महेंद्र जिस तरह से बातें कर रहे थे और जिस तरह से धनंजय उसे गुस्से से देख रहे थे तो उसे अब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती और वो अब अपने अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहते हैं, ये महेंद्र तो सच में आज मार खाएगा, क्योंकि हम जब से यहाँ पर भीमेश्वरी गांव में आए हैं तब से पता नहीं ये कैसे उठपटांग सी बातें कर रहा है। सच में ये तो यहाँ से पिट कर ही जाएगा। करण गुलेरिया भी बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, अम्मा क्या यहाँ पर सर अनंता जी की ही क्या यहाँ पर सिर्फ अनंता जी की ही तस्वीर है? मेरा मतलब है कि किंग की कोई तस्वीर यहाँ पर क्यों नहीं है? करण की इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं, सिकंदर की तस्वीर नहीं है यहाँ पर, वो बहुत ही छोटा था, तब से वो अपना चेहरा छुपा कर ही रखता था, क्योंकि उसने कभी भी अपने चेहरे को किसी को दिखाया ही नहीं। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने उसके असली चेहरे को देखा है। यहाँ पर बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या आपकी रानी ने उनका चेहरा देखा है फिर? अब उसकी ये बात सुनते ही बूढ़ी अम्मा कहती है, मैंने कहा ना, बहुत कम लोगों ने ही सिकंदर का चेहरा देखा है, उसमें अनंता भी तो थी।
वहाँ जहाँ पर ये सभी अभी बूढ़ी अम्मा को बातों में लगाए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव अब उस सोर्स तक पहुंच जाता है जहाँ से ये पानी आ रहा था। जहाँ पर शिवलिंग था उसके नीचे से एक पतली सी धार गिर रही थी और उसका कलर भी सेम ही था। राजीव अब अपने मन में ही सोचता है कि आज पहली बार मैं उस कॉलेज वाली स्वाति मल्होत्रा को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि सच में अगर स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर होती ना तो अब तक तो इस पानी का टेस्ट करना भी वो शुरू कर चुकी होती। काश अभी वो यहाँ पर होती तो मेरी इस समस्या का समाधान निकालने में वो मेरी हेल्प करती। इधर कुछ देर तक अब उस पानी को देखने के बाद अब राजीव कहता है, अम्मा आप सही कह रही थी, ये आपके शिव का चमत्कार, ये पानी सिर्फ आपके शिव के चमत्कार की वजह से ही इस पानी का कलर बिल्कुल ही दूध की तरह सफेद है। इधर राजीव के ये बात सुनते ही अब वो अम्मा कहती है, मैं तो पहले से ही बोल रही थी। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अब अपने मन में सोचते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पानी का कोई तो राज है। ये इतना सिंपल दिख रहा है लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है। यहाँ करण गुलेरिया को अब अपने ख्यालों में देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या तुम भी अब वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। इधर करण गुलेरिया अब अपनी आंखों के इशारे से अब उस पानी की तरफ देखने के लिए धनंजय को कहते हैं, तो धनंजय पीरामल भी अब हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो वहीं अब राजीव गुलेरिया धीरे से कहता है कि प्लीज कोई भी रिएक्ट मत करना, मुझे भी ये पानी कुछ अजीब ही लग रहा है। अभी यहाँ से चलते हैं और वैसे भी रात होने वाली है, देखो चांद निकलने ही वाला है। इस प्राचीन मंदिर का रहस्य हम कल आकर जान लेंगे। अब उसकी इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं, मेरे ख्याल से अब हमें सच में यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनते ही अब वो बूढ़ी अम्मा भी कहती है, ठीक है फिर चलो। इसके बाद वो अपनी लकड़ी को थोड़ा ऊपर उठाकर अब करण गुलेरिया की तरफ करते हुए कहती है, अपनी बेटी को समझा दो, वो अभी भी उनसे दूर ही रहे। अब बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ जैसा आप कहो, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा, जरूर समझा दूंगा। यहाँ वो बूढ़ी अम्मा अब आगे आगे जाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पीछे पीछे ये सभी चलने लगते हैं कि तभी अब धनंजय पीरामल नीचे गिर जाते हैं और उनके चलते हुए जैसे ही वो गिरे तो उनके गिरने की आवाज जब सभी के कानों में जाती है तो वो सभी जब पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखने लगते हैं तो वहां पर महेंद्र पीरामल नीचे गिरे हुए थे, ना कि धनंजय, और उसके चेहरे पर वहां पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। उसे ऐसे गिरा हुआ देखकर तो एकदम से ही सभी की हंसी छूट जाती है, लेकिन वो सभी अभी अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हैं और अब वो महेंद्र के पास जाते हुए अब करण गुलेरिया उनकी तरफ अपने हाथ को बढ़ा देते हैं। तो वहीं राजीव गुलेरिया की नज़र जब महेंद्र के पांव पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पांव तो किसी चीज में यहाँ पर फंस गया है और वो अब अपने कदमों को उस तरफ बढ़ा देते हैं। वो जैसे ही उनके पांव तक पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो कुछ कपड़े जैसा है। राजीव गुलेरिया अब उस कपड़े में से महेंद्र पीरामल के पांव को आजाद करवाता है। तो वहीं करण गुलेरिया अब महेंद्र पीरामल को उठा देते हैं। तो वहीं महेंद्र पीरामल अब अपनी कमर को पकड़कर कहते हैं, मैं मर गया यार, लगता है मेरी हड्डी टूट गई है। जहां पर वो अभी अपने दर्द को बयां कर रहा था तो वहीं बाकी सभी तो राजीव को ही देख रहे थे कि आखिर वो क्या साफ कर रहा है। उसे इस तरह से देखकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, राजीव तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। अरे मैं गिर गया और तुझे मेरी कोई चिंता ही नहीं है। मैं यहाँ कब से कराए जा रहा हूँ और तू तो मिट्टी के साथ खेल रहा है। महेंद्र की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, अगर राजीव ने तुम्हारे पाँव को उस कपड़े से अलग नहीं किया होता ना महेंद्र, तो मैं तुम्हें उठा भी नहीं पाता और तुम फिर भी राजीव को ये कह रहे हो। अब रहीम करण की ये बात सुनते ही महेंद्र पीरामल कहते हैं, अच्छा हाँ, तो मैं कह तो रहा था कि मेरे दोस्त से अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता।
करण की इस बात को सुनकर तो महेंद्र अब एकदम से फिर से पलट गया था। अब महेंद्र को इस तरह से पलटता हुआ देखकर उसकी इस बात पर अब धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही अब उसे एक लुक देते हैं। यहाँ पर अब वो कहते हैं अब चलो राजीव की मदद करते हैं। ये कहते हुए ही वो सभी वहां पर बैठकर राजीव की मदद करने लगते हैं। जैसे ही वो कपड़ा अब साफ होता है तो उसमें एक मैप बना हुआ था। उसे ध्यान से देखने के बाद अब करण गुलेरिया कहते हैं ये कहाँ का मैप हो सकता है। अब करण की इस बात पर राजीव गुलेरिया कहते हैं कि ये तो काफी पुराना मैप है मेरे ख्याल से। राजीव ने अभी इतना ही कहा था कि उनकी बातों को वो सुनकर वो बूढ़ी अम्मा अब उनके पास आकर अब उस कपड़े को उनसे छीन लेती है और उसे अपने पास रखते हुए कहती है तुम सभी का यहाँ किसी भी चीज पर कोई भी हक नहीं है। ये हमारी रानी साहिबा का है, भले ही वो भी इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं कोई फायदा नहीं हुआ मेरे गिरने का। अगर ये मैप हमें मिल जाता तो शायद मेरा दर्द इस मैप को देखने के बाद कुछ तो कम हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा आगे आगे जा रही थी तो वहीं ये सभी बस उन्हें देख रहे थे। यहाँ धनंजय पीरामल अब धीरे से कहते हैं आज चोरी करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम चोरी करेंगे। यहाँ तक अगर हम आए हैं तो हमें हार तो नहीं मानेंगे। अब चलो जल्दी से रात हो चुकी है और यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, और वैसे भी हमें तो उस घने जंगल को भी तो पार करना है ना। अरे जिस जंगल को पार करके हम यहाँ पर आए थे। धनंजय की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया कहता है अगर हम यहीं रुक जाएं तो। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब जल्दी से महेंद्र पीरामल कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं होगा, हम सभी बस जंगल के भूखे भेड़ियों का डिनर बन जाएंगे, क्योंकि मुझे तो एक तो ये जगह वैसे भी ठीक नहीं लग रही है, और अगर रात को यहाँ रुके तो फिर तो हमारी हड्डियां ही मिलेंगी किसी को सुबह यहाँ पर अब राजीव इस बात पर कुछ कहता कि तभी अब करण गुलेरिया कहते हैं कि चुप हो जाओ और मुझे फॉलो करो। ये कहते हुए ही करण अब अपने फोन की टॉर्च को ऑन करते हैं और अपने कदमों को दूसरी तरफ बढ़ा देते हैं। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो सभी देखते हैं कि सबसे कोने में बने पिलर के पास एक सीढ़ी बनी हुई थी, वो सभी अब अपने कदमों को सीढ़ी की तरफ बढ़ा देते हैं और बड़े ही ध्यान से अब एक एक सीढ़ी से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं वो बूढ़ी अम्मा भी अभी बाहर आते हुए ही उन चारों को ही सुना रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो वो अब जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर तो उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बूढ़ी अम्मा आगे आगे चल रही थी। बूढ़ी अम्मा को लगा कि वो चारों भी उसके पीछे आ रहे हैं, लेकिन अब जब उसने देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। अब वो अपने कदमों को वापस से फिर से मंदिर की तरफ ही बढ़ा देती है कि आखिर वो सब कहाँ गए। वहीं अब तक वो सभी अभी वहां उस सीढ़ी से नीचे पहुंच जाते हैं। वहां पर एक घना अंधेरा था। अब तक सभी ने अपने फोन की टॉर्च को ऑन कर दिया था और वो सभी अभी इधर उधर देखने लगते हैं। तो वहीं करण गुलेरिया के सामने एक बड़ी सी तस्वीर आती है। वो जैसे तैसे अपने फोन को ऊपर करते हैं तो जो चेहरा उनके सामने आता है उसे देखकर तो करण गुलेरिया को एक जोरदार शौक लगता है, और उसके हाथ से उसे शौक इतना गहरा लगता है कि उसके हाथ से उसका फोन ही नीचे गिर जाता है। फोन के गिरने की आवाज को सुनकर उन सभी के कानों में किसी की आवाज आती है, कौन है यहाँ पर। ये आवाज सुनकर तो सभी अब उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। तो वहीं अब राजीव गुलेरिया कहता है करण तू ठीक तो है ना। यहाँ पर सभी अब करण गुलेरिया के पास आ जाते हैं और अब वो करण से पूछते हैं करण क्या हुआ है। इधर करण गुलेरिया वहां पर बहुत ही हैरान था, क्योंकि यहाँ पर अब करण गुलेरिया को इस तरह से बिल्कुल भूत बना हुआ देखकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं
भाई क्या हुआ है, तुम्हें शौक क्यों लगा हुआ है? यहाँ करण गुलेरिया को ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल उसकी नजर का जब पीछा करते हैं तो सामने देखकर जो तस्वीर उसके आंखों के सामने थी आई थी, उसे देखकर जो हाल यहाँ पर अभी करण गुलेरिया का हुआ था वही हाल अब धनंजय का भी था। उसके हाथ से भी अब उसका फोन नीचे गिर गया था। उस फोन की आवाज से एक बार फिर से उन सभी के कानों में आवाज आती है, कौन है यहाँ पर, देखो बताओ मुझे, वरना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब इस बात पर राजीव गुलेरिया अब उस आवाज की दिशा में जाने लगते हैं तो वहीं यहाँ पर महेंद्र पीरामल की नजर जब सामने की तस्वीर पर जाती है तो उसके मुंह से तो अब एकदम से चीख ही निकल जाती है और उसका भी वही रिएक्शन होता है जो कि अभी करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल का था। अपने दोस्त की आवाज को सुनकर राजीव अब अपने कदमों को वहीं पर ही रोकते हुए कहता है, अभी क्या हुआ? तुम सभी का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया सभी की तरफ जाने लगते हैं कि तभी वहां पर अब सभी के कानों में अब उस बूढ़ी अम्मा की आवाज आती है कि तुम सभी सुधरोगे नहीं ना? मेरी परमिशन के बिना यहाँ आए कैसे? अब बूढ़ी अम्मा की ये आवाज सुनते ही अब राजीव गुलेरिया बूढ़ी अम्मा की तरफ देखता है तो वो अब अपने हाथ में मसाल लेकर अंदर ही आ रही थी और वो अब उनके सामने थी। उस आग की रोशनी से अब राजीव गुलेरिया की आंखों के सामने जो तस्वीर आती है उस तस्वीर में दो लोग थे। उस तस्वीर को देखकर अब राजीव के मुंह से ही सीधा ही निकल जाता है, रोहित अनिका। इधर रोहित अनिका को धोखा दे रहा है। ये कहते हुए ही राजीव बार बार अपनी आंखों को मसल रहा था। उसे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था।